अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने एनर्जी को कंटिन्यू किया था और एनर्जी में हमने डिस्कस किया था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसके अलावा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करके जो नेक्स्ट यूनिट हमारा सर्कुलर मोशन का है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह संडे को हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम आप लोगों के इश्यूज जो हैं कि क्या आप लोगों को इशू आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको हम रिजॉल्व करें। और बाकी मैंने पीडीएफ आप लोगों को भेजी हैं, बाकी भी इंशाल्लाह जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं उनके पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मुझे बार बार आप लोगों ने मैसेज नहीं करना पीडीएफ का, मैं इंशाल्लाह जैसे ही वो कन्वर्ट होंगे मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। मेंटी मुकाबला बेसिकली आपके जो क्वार्टर टेस्ट हैं वो मेंटी मुकाबलाज में होंगे। जब 3-3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, तो फिर हम मेंटी मुकाबला को रखेंगे। तो इंशाल्लाह आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो क्वार्टर सिलेबस के टेस्ट आपके पास वहाँ नहीं है। तो वो क्वार्टर सिलेबस के जो टेस्ट हैं वो हम लोग मेंटी मुकाबला के अंदर कंडक्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन का भी देखेंगे कि किस तरह से करना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अपने माइंड में ना लेकर आए। जो आपको टीचर गाइड कर रहे हैं अब उसके मुताबिक चलें, ना कि आप बहुत सारा अपने ऊपर चीज़ों को पाइल अप कर लें कि यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लें, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों को फोकस रह के चीज़ों को करना पड़ेगा, अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना। बिल्कुल टेस्ट सीरीज अलग से होगी चैप्टर वाइज प्रीमियम के लिए, और उसके बाद फिर हाफ बुक और फुल बुक टेस्ट भी होंगे। फ्रिक्शन स्पोर्ट मोशन एग्जाम्पल, आप चलते हो फ्रिक्शन की वजह से, आप ज़मीन में और आपके पाँव के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो आप कभी भी चल ना सको। रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, गाड़ी कभी भी मूव ना कर सके। तो फ्रिक्शन मेन कॉज है किसी भी बॉडी की मोशन का। अगर रोड स्लिपरी हो तो गाड़ी का टायर स्लिप होता रहेगा, गाड़ी मूव नहीं करेगी। लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों के लिए नया एक सब्जेक्ट है तो वो टफ है, इतना इजी नहीं है। लेक्चर को बार बार देखा करें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लेक्चर्स हैं उनको कंडक्ट करवाएं, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हो सके। हुसैन, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये चीज़ें चलती हैं। कोई टीचर अवेलेबल है, कोई टीचर अवेलेबल नहीं होता, तो उसके मुताबिक हर बंदे को एडजस्ट करना होता है। तो हम उन क्लासेस को ऑब्वियसली रिकंडक्ट करवाएंगे जो मिस हुई हैं। तो इंशाल्लाह संडे को आपकी जो क्लास मिस हुई है बायो की वो होगी, और केमिस्ट्री की भी होगी और फिजिक्स की भी। तो हमें आइडिया है कि हमने किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करवाना है। तो ये आप लोगों को सोचना नहीं है, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो हम लोगों ने उसको कंप्लीट करना है। आज फोर्स और मोशन का 49 नॉर्थ वेस्ट की बजाय नॉर्थ ईस्ट नहीं आता। नहीं बच्चे, नॉर्थ ईस्ट नहीं आता, चेंज फाइंड करना है तो चेंज आपके पास नॉर्थ वेस्ट आएगा। संडे की टाइमिंग इवनिंग की होगी, मॉर्निंग की नहीं होगी। फ्रिक्शन के नेगेटिव वर्क करने का मतलब होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। तो वर्क करना वो और चीज़ है, और एक चीज़ को सपोर्ट करना वो और चीज़ है। हमारे पास नेल दीवार में क्यों रहता है? उसकी रीज़न फ्रिक्शन है, तो उसको सपोर्ट करता है, उसको होल्ड करने में। आप दो चीज़ों को मिक्स ना करो। एम जी एच हाइट, एच वो हाइट है जो चेंज है,
आपने किन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाया, mgh, वो हाइट यूज होती है। स्टैंडिंग में बच्चे आपका वेट इन्वॉल्व है, फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो भी बच्चा स्टूडेंट है ये अपना नाम चेंज करके आए, अभी दोबारा मैसेज अगर आपका आया तो आप ब्लॉक हो जाओगे। रियल नेम आपने यूज करना है और ये मैसेज हमने पिन भी किया हुआ है। इसके वेलोसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, उसको करने की जरूरत नहीं है। एच आर से ग्रेटर कैसे हो सकता है? आर रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो आपके पास हाइट उससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो 6 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ होती है, तो इन्फिनिटी पॉइंट पर तो नहीं होता ना, वो इनसाइड ग्रेविटी ही होता है। जिसका पीडीएफ आप लोगों से शेयर करना होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं कि हर चीज़ का पीडीएफ आप लोग का हो, जो चीज़ रिक्वायरमेंट आपकी होगी उसके मुताबिक आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर किसी ने क्वेश्चन कोई अगर माइंड में किसी के आ रहा भी हो तो आप वेट करें, या फिर आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ कमेंट्स के अंदर आप इस हैंड वाली ऑप्शन को यूज़ करें। तो अगर तो मैं आपको अलाउ करूंगा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो फिर आपने क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन का जब टाइम होगा तब पूछिएगा, और होपफुली जब तक आपकी क्वेश्चन की बारी आएगी वो पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ये ऑप्शन मैंने आपको बता दी है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इसको यूज़ करना है, हैंड को। मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछने का टाइम है या नहीं है। मारिया खालिद, मेरा ख्याल है आप लोग पढ़ने आए हो या आपस में बातें करने आए हो। और मारिया खालिद हुसैन दोनों, ये मैंने आपको वार्निंग दी है, इसके बाद अगर कोई इस पे नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा, वो ब्लॉक होगा। इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस, ये फेडरल की बुक से टॉपिक लिया गया है कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस होती हैं उनमें एनर्जी लॉसेस को डिस्कस हमने करना है कि क्या रीज़न है एनर्जी लॉसेस की और हम उन एनर्जी लॉसेस को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस। प्रैक्टिकल डिवाइसेस मीन्स जो हमारे पास डिफरेंट मशीन्स हैं जो प्रैक्टिकली हम किसी तरह जगह पर यूज़ कर रहे होते हैं, जो इंजन होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारा मैंने आपको अलाउ नहीं किया क्वेश्चन पूछने के लिए, फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ आर होता है, ऊपर मैंने ये बात कही है। इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस मींस प्रैक्टिकल डिवाइसेस में हमारे जो एनर्जी लॉसेज हैं वो क्या हैं और उनकी क्या रीजन होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि जब हमने ये चेक करना होता है कि क्या हमारे पास किसी मशीन में या किसी प्रैक्टिकल डिवाइस में क्या लॉसेस ज़्यादा हैं या लॉसेस कम हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस इंजन की या उस मशीन की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी बेसिकली किसी भी जगह आप कैलकुलेट करो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो चाहे कोई इंजन हो, तो आप आउटपुट और इनपुट की रेशो से कैलकुलेट करते हो। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है मैकेनिकल एडवांटेज और एक हमारे पास होती है एफिशिएंसी। अगर मैकेनिकल एडवांटेज को और एफिशिएंसी को मैं कंपेयर करता हूं तो मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास फोर्स की रेशो होती है और आपकी जो एफिशिएंसी है ये वर्क या एनर्जी की रेशो होती है। मैकेनिकल एडवांटेज रेशो होती है लोड ओवर एफर्ट, एफर्ट जो आपने फोर्स अप्लाई की, लोड जो आपकी एफर्ट की वजह से लिफ्ट हुआ। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क की रेशो है। और अगर आपने इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना हो तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप इस रेशो को मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब नेक्स्ट बात ये माइंड में आती है कि ये आउटपुट और इनपुट वर्क हैं क्या, हम किस तरह से इनको कैलकुलेट करेंगे। तो आउटपुट और इनपुट वर्क को
हमने अगर कैलकुलेट करना हो तो इसका क्या मेथड होगा? वी नॉट शो कर रहा है आउटपुट वर्क को। आउटपुट वर्क प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब यहां फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? आउटपुट वर्क में जो फोर्स है वो बेसिकली लोड है, वो वेट है जिसको आप लिफ्ट करना चाहते हो, और आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। कि जब आप किसी लेट से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी लोड को लिफ्ट करना चाहते हो तो उस लोड ने ऊपर मूव करते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमारे पास होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पुली की, तो पुली के केस में भी आप अगर किसी लोड को लिफ्ट करना चाहते हो कि यहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, ऑपोजिट साइड पे जो लोड अटैच है वो लिफ्ट होता है, तो वो लोड एक डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड इज कॉल्ड आउटपुट वर्क। हम इसको अगर सिंबल देना चाहें तो हम ये देंगे कि आउटपुट फोर्स लोड है और डी ओ आपके पास वो डिस्टेंस है जो लोड क्या करेगा? मूव करेगा। सिमिलरली अगर हम इनपुट की बात करते हैं कि हमारे पास इनपुट क्या होगा, तो इनपुट वर्क आपके पास प्रोडक्ट होगा वो फोर्स जो आप अप्लाई करते हो, उसको आप क्या नाम दोगे? एफर्ट का, मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट किसी डिस्टेंस पे तो लगेगी। जैसे यहां पर पुली के केस में आपने अगर पुली के स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल किया तो उस स्ट्रिंग ने कितना डिस्टेंस कवर किया डाउनवर्ड? तो डिस्टेंस थ्रू विच लोड इज अप्लाइड, कि एक तरफ एफर्ट इज अप्लाइड, एक तरफ वो डिस्टेंस है जो एफर्ट ने कवर किया, लोड ने कवर किया, तो दूसरी तरफ वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस तक आपने एफर्ट को अप्लाई किया। तो डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इनपुट वर्क की वैल्यू आती है, और आप इसको लिख सकते हो कि ये आपके पास इनपुट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वो डिस्टेंस जो आपके पास एफर्ट जहां तक लगा। अब इस डिस्टेंस को एक नाम भी दिया जाता है। आपको याद होगा लीवर के केस में आप इन डिस्टेंस को क्या नाम देते हो? जो लोड डिस्टेंस कवर करता है उसको लोड आर्म का नाम देते हो, और जो एफर्ट डिस्टेंस कवर करता है उसको एफर्ट आर्म का नाम देते हो। इसके अलावा इनको आप लोड डिस्टेंस और एफर्ट डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हो। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, आपके पास अब ये वेरिएबल्स हैं। अब अगर वेरिएबल्स हैं तो आप अपने फार्मूला के अंदर इन वेरिएबल्स को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। कि फॉर एग्जांपल आप आउटपुट को रिप्लेस कर दोगे किससे? आउटपुट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड डिवाइड बाय इनपुट फोर्स इनटू डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आगे इसके क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब अगली बात यह आती है कि एफिशिएंसी का पता तो चल गया कि एफिशिएंसी क्या होती है, लेकिन क्या ये एफिशिएंसी हमेशा 100% की इक्वल आती है? क्या ये एफिशिएंसी हमेशा हमारे पास 100% के इक्वल आती है? उसका आंसर होगा नो। हम जब आइडियल मशीन्स की बात करते हैं तो सिर्फ आइडियल मशीन्स में हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो लॉसेस हैं वो जीरो हैं। जो मशीन्स हमारे पास क्या हैं? आइडियल। उस केस में हमारे पास जो लॉसेस होंगे वो जीरो होंगे, तमाम किस्म के लॉसेस, और इन लॉसेस की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और याद रखिएगा एफिशिएंसी का पूछा जाएगा तो वो सिंपल आपके पास नंबर की फॉर्म में होगी, और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास कितनी पॉसिबल है? वो 1 पॉसिबल है। और जब आप इसको कन्वर्ट करते हो परसेंटेज के अंदर, तो हमारे पास परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आएगी? 100% आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। जो हमारी प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, जो प्रैक्टिकल मशीन्स हमारे पास हैं, उन प्रैक्टिकल मशीन्स में लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने जब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने इंजन की एफिशिएंसी को पढ़ा, तो पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो आपने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ 25 to 30% होती है। जो बाकी आपके पास एनर्जी है वो कहां जाती है? वो डिफरेंट तरह के लॉसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिकल डिवाइसेस की जब बात की जाए तो प्रैक्टिकल डिवाइसेस में आपके पास जो लॉसेस हैं वो नॉन जीरो हैं, और इन लॉसेस के नॉन जीरो होने का मतलब होगा कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो 1 से लेसर होगी। और जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी 100% से कम होगी। अब
इन लॉसेस की बात करें, जो हमारे पीएमसी के सिलेबस में भी बात करता है कि ये जो पर्टिकुलरली लॉसेस की बात होती है, इसका मेन फैक्टर कौन है? तो याद रखिएगा कि हमारे पास लॉसेस का जो मेन फैक्टर है दैट इज फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज द मेन कॉज। जो मशीन पार्ट्स के दरमियान होता है वो मेन कॉज होता है हमारे पास एनर्जी के लॉसेस का, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फ्रिक्शन हीट एनर्जी को या थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करती, इसके अलावा जो मशीन के पार्ट्स हैं उनकी वियर एंड टीयर भी होती है। मतलब एक मशीन पार्ट फ्रिक्शन की वजह से जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये मसला तो है, इसके अलावा मसला ये होगा कि उतनी हमारे पास एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस भी ज्यादा होगी। और जब भी कोई इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो जो हीट है वो कहां जानी है? सिंक में। और सिंक हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर। इसका मतलब इस फ्रिक्शन लॉस का एक नुकसान ये भी है कि इस फ्रिक्शन लॉस की वजह से ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट की जो एंट्रोपी है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ये थ्योरेटिकल बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और इस टॉपिक से रेलिवेंट है कि किस तरह से एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है, एफिशिएंसी 100% कब आएगी और कब हमारे पास एफिशिएंसी 100% से लेसर आएगी। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर सकते हो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने पावर के टॉपिक की तरफ। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एक इंजन है या एक मशीन है जिसकी एफिशिएंसी की जो वैल्यू है दैट इज 80%। एक इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? 80% है। उस इंजन के थ्रू आपने फाइंड करना है कि कितना लोड आप लिफ्ट कर सकते हो, कितना लोड लिफ्ट कर सकते हो, कितनी हाइट तक, अप टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। इसके अलावा आपको क्या गिवन है? इसके अलावा आपको यह गिवन है कि उस मशीन के ऊपर जो आपका इनपुट वर्क है उस लोड को लिफ्ट करने के लिए दैट इज इक्वल टू 1000 जूल। जी अब्दुल मुसव्वर, क्या कहना चाहते हो? बाकी लोग क्वेश्चन करें। अब्दुल मुसव्वर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है और रेलिवेंट है या नहीं। जो फिजिक्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं उनकी मैं रिकॉर्डिंग्स डेवलप कर रहा हूं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो सके। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज मैं मोशन एंड फोर्स को कंप्लीट कर लूंगा और फिर बाकी भी इसी तरह से आपको मिलती जाएंगी। बच्चे, जब आप किसी चीज को उठाते हैं, ठीक है, तो आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो आपकी एफर्ट है, और जिस चीज को उठा रहे हैं उसका जो वेट है वो लोड है। आपने एफर्ट अप्लाई करने के लिए कितना डिस्टेंस अप्लाई किया वो एफर्ट आर्म है, और लोड जमीन से उठकर कितनी हाइट तक गया वो आपके पास एक लोड का डिस्टेंस है। 40 किलोग्राम कोई बच्चा न्यूटन में दे रहा है, एक बच्चे ने जूल में आंसर दे दिया, हालांकि मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने लोड पूछा है, और लोड का मतलब वेट होता है, और आपका आंसर न्यूटन में होना चाहिए। एक बच्चे ने मेरे पे छोड़ दिया कि 1000 × 80 डिवाइड बाय 5 खुद ही कर लूं। मुख्तार आपने करना है, मैंने नहीं करना। वजह फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे पास लॉसेस होते हैं उनका मेन जो फैक्टर है वो तो हीट है। उस हीट के अलावा वो साउंड में कन्वर्ट भी होता है। साउंड तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब मशीन पार्ट्स ने आपस में रब होना है तो साउंड ने तो प्रोड्यूस होना है। अब देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। हमारे पास एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो आपके पास है आउटपुट ओवर इनपुट, और मल्टीप्लाई किसे कर दिया आपने? 100 से। अब फार्मूला के अंदर आउटपुट को लिखा जाए तो वो है F0 × D0 ओवर Fi × Di मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको एफिशिएंसी गिवन है, आप क्या करोगे? इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड, तो आपकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 0.8। इसका मतलब हमें परसेंटेज को लेने की जरूरत नहीं है, हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो F0 है। तो क्या करें? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ नॉट किसके इक्वल आएगा, एफ नॉट इक्वल आएगा एफिशिएंसी इंटू एफ आई इंटू डी आई, और ये डिवाइड किससे होगा, ये डी नॉट से होगा। अब एफिशिएंसी की वैल्यू 0.8 है, जो इनपुट आपके पास वर्क है वो ओवरऑल गिवन है, इस पूरे को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, 1000 जूल से, तो यहां पर आपके पास 1000 आ गया। और डी नॉट कितना है, ये आपके पास जो एच है ये आपके पास डी नॉट है, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास 5। अब 5 को सॉल्व करें, क्या आपके पास आएगा 200, और 2 और 0.8 मल्टीप्लाई हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा। देखिए पॉइंट जो है डेसिमल का वो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 160 न्यूटन आपका आंसर है, 160 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और ट्राई करें कि इसको भी सॉल्व करें। एक पुली सिस्टम है। अब पुली सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे पास एक पुली जो बेसिकली एक व्हील की तरह होती है, उसके ऊपर से आपके पास एक स्ट्रिंग है जो पास हो रही है। एक तरफ आप अप्लाई करते हो एफर्ट, फोर्स अप्लाई करते हो, और दूसरी तरफ आपके पास अटैच होता है लोड, जिसको आपने उस पुली के थ्रू लिफ्ट करना होता है अपवर्ड। तो लोड यानी वेट हमारे पास ऑब्वियसली डाउनवर्ड है, और वो लिफ्ट कहां होगा, वो अपवर्ड होगा। अब अगर आपने यहां पर एफर्ट अप्लाई की, स्ट्रिंग कितना मूव हुई, ये डिस्टेंस है थ्रू विच एफर्ट इज अप्लाइड, ये डी आई, और आपका लोड अगर ग्राउंड से उठकर यहां चला गया टॉप पर, तो ये डिस्टेंस है जो लोड ने मूव किया, इसको क्या बोलते हैं, डी नॉट। तो जिसको इशू है ये इनपुट वाले डिस्टेंस और आउटपुट वाले डिस्टेंस में, तो उस एग्जांपल से समझ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक पुली सिस्टम है, और उस पुली सिस्टम के अंदर हमें यह कहा गया कि हमने उसकी मदद से लिफ्ट करना है एक लोड। कितना लोड लिफ्ट करना है, लेट से वो हमें गिवन है 600 न्यूटन, और कितनी हाइट तक हमने लिफ्ट करना है, वो हाइट हमें गिवन है 15 मीटर। डेटा में यह दिया गया कि इस पुली के अंदर लॉसेस प्रेजेंट है, और हमें उस पुली की जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है वो कितना है, दैट इज 1000 जूल। कैलकुलेट करो इस पुली की परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है। परसेंटेज वाले से भी सेम फार्मूला आंसर आएगा, क्योंकि वहां पर भी जो 100 होगा राइट साइड पे वो लेफ्ट पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आता। आइमा काशिफ, आई हैव अ क्वेश्चन। हाथ खड़ा करना था बच्चे, मैंने सिंबल एक आपको बता दिया कि वो सिंबल यूज करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी मैं चैट में देखूं, अदरवाइज मैं चैट में ना देखूं। क्वेश्चन को करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा। जी निहाल, क्या पूछना है आपने? क्वेश्चन सॉल्व तो खैर नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हो? पूछ ले क्वेश्चन, अगर सिंबल नहीं मिल रहा तो। क्या क्वेश्चन है आपका? एंट्रोपी हीट नहीं होती, एंट्रोपी का कॉज हीट होता है। एंट्रोपी मेजर ऑफ डिसऑर्डर है, कि जो ओवरऑल डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस होती है उसको एंट्रोपी कहते हैं। जैसे हम अगर सिंपल एग्जांपल दें, हमारी गर्मियों की ड्यूरेशन बढ़ गई, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये तमाम जो वजह है इसकी क्या है, एंट्रोपी, क्योंकि हमारे ये एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगा। निहाल रियाज, डिपेंड करेगा कि उसने क्या फैक्टर यूज किया जो डिस्टेंस मूव कर रहा है। जैसे पुली के अंदर तो हाइट इन्वॉल्व होती है, आपके पास कई ऐसी मशीन्स हैं जहां पर आप किसी सरफेस पे बॉडी को मूव करवा रहे होते हो, तो वहां तो हाइट नहीं आएगी। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर वो फैक्टर बताएगा, लेकिन आप याद रखो कि जो भी डिस्टेंस लोड मूव करेगा वो डी नॉट, और जितने डिस्टेंस तक एफर्ट अप्लाई होगी दैट इज डी आई। जी निमरा, आपका क्या क्वेश्चन है? 90% एफिशिएंसी कह रहे हैं स्टूडेंट, एक 72, एक 60, एक ने 900 कह दिया। बच्चे एफिशिएंसी 100% से ज्यादा कैसे हो सकती है? एफिशिएंसी ना तो नेगेटिव हो सकती है, याद रखें, और ना आपके पास 100% से ग्रेटर हो सकती है।
डी नॉट क्या है, ऊपर बताया था डी नॉट क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। बिल्कुल इनपुट नहीं गिवन, उसके उसके बगैर सॉल्व होगा। जो बच्चे आपके पास इनपुट है, जो फोर्स आप लगा रहे हो उसके साथ एफ आई आएगा, और जो डिस्टेंस होगा डी आई आएगा, और जो डिस्टेंस लोड ने मूव किया उसके साथ डी नॉट आएगा, और लोड को आप एफ नॉट से रिप्रेजेंट करोगे। मैंने ये पुली की डायग्राम बनाकर समझाया था, इसको दोबारा देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखें क्या है, और आप इन वैल्यूज को देखिएगा क्या है। कहता है कि आपने एक पुली सिस्टम के थ्रू एक लोड को लिफ्ट करना है। जो लोड है बच्चे वो हमेशा आउटपुट पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड है उसको मैं क्या लिख दूंगा, एफ नॉट। तो एफ नॉट आउटपुट है और लोड है जो कितना है, 600 न्यूटन। और जो लोड ने एक डिस्टेंस कवर किया, जो लोड ने एक डिस्टेंस कवर किया वो क्या होता है, डी नॉट, और वो किसके इक्वल है, यहां पर एच के, एंड दैट इज 15 मीटर। इसके अलावा क्या गिवन है, इसके अलावा ये गिवन है कि हमें वर्क कितना करना पड़ा अगेंस्ट फ्रिक्शन। दूसरी चीज यहां पर जो डिफरेंट गिवन है अब, वो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है। उस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं स्मॉल डब्ल्यू से, और वो किसके इक्वल है, 1000 जूल। अब आपने एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना। एफिशिएंसी का फार्मूला हमने पढ़ा कि दैट इज आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो चीज गिवन है पहले उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, जो नहीं गिवन उसको बाद में देखते हैं। जो आउटपुट होगा वो एफ नॉट और डी नॉट का प्रोडक्ट होगा। इनपुट हमें गिवन नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इनपुट कैसे आएगी, देखिए बच्चे, हमने कल जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ा था तो मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास जो एनर्जी लूज हो रही होती है वो इक्वल होती है उस एनर्जी के जो गेन हो प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जो एनर्जी लूज हो रही होती है वो इक्वल होती है जो एनर्जी गेन हो प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इस केस में जो एनर्जी लूज हो रही है ये वो एनर्जी है जो आपकी इनपुट की है, जिसने आउटपुट में कन्वर्ट होना है। तो गेन क्या है, आपका आउटपुट, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसका मतलब जो इनपुट वर्क आपको गिवन नहीं है वो बेसिकली आपके आउटपुट और जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं उन दोनों के सम के इक्वल है। तो यहां पर आप करोगे क्या, डिनोमिनेटर के अंदर आप लोग इन दो चीजों का सम पुट करोगे। किस किस चीज का सम, एक आउटपुट वर्क का, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ नॉट इंटू डी नॉट, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू, जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। अब वैल्यू पुट करो, एफ नॉट इंटू डी नॉट, एफ नॉट 600 है, डी नॉट आपके पास 15 है, डिवाइड बाय 600 इंटू 15 प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो 1000 के इक्वल है। अब याद रखिएगा कि इनके बीच में प्लस है, अगर इनके बीच में प्लस है तो ऊपर जो 600 है वो नीचे वाले 600 से कैंसिल नहीं हो सकता। अब 600 को मल्टीप्लाई करें 15 से, 6 जब मल्टीप्लाई 15 से होता है तो 90 आता है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास एक 9000 है और उसमें ऐड क्या हो रहा है, 1000। तो 9000 डिवाइड बाय 10000 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 10 आपका आंसर क्या है, 90%। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जहां पर आपको इनपुट गिवन नहीं थी और आपने इनपुट, आउटपुट और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के सम से फाइंड की। तो 90% आपके पास इस पुली की एफिशिएंसी है। जी सैयद हनान, क्या पूछना चाह रहे हो? सैयद मुख्तार, इनपुट, आउटपुट और लॉसेस का सम है, तो डिनोमिनेटर के अंदर 9000 आपके पास आउटपुट है और जो लॉसेस हैं वो 1000 है, तो दोनों ऐड होंगे। जी सलमान, क्या पूछना आपने? 90% आंसर है बच्चे, 11% नहीं है। मुख्तार मैंने बता दिया क्यों ऐड किया। क्या मतलब सलमान, अगर वी आई ना हो तो फिर भी आंसर सेम था? क्या मतलब वी आई ना हो तो? बच्चे फ्रिक्शन का डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है,
फ्रिक्शनल तो फोर्स गिवन है, और फ्रिक्शन कहां अप्लाई होती है? वो डिस्टेंस जो लोड मूव कर रहा होता। तो अगर कभी फाइंड करना भी चाहें तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर गिवन हो तो उसके साथ वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा जो लोड मूव करता है। विदाउट इनपुट रखने का के भी यही आंसर आ रहा है। बच्चे लोड की वैल्यू से कैसे हो जाता? जब तक आप इनपुट को सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे आपकी रेशो कैसे बनेगी? आप किस तरह से इनपुट के बगैर 90% आंसर निकाल रहे हो? मुझे भेजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं देखूंगा इसको। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, और फिर उसके बाद हम सर्कुलर मोशन को आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमारे पास टॉपिक दैट इज पावर। पावर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि पावर क्या है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए, वर्क की जब बात की जाती है तो वर्क को विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिया जाता। वहां बस आप ये कह देते हो कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप वहां से कह देते हैं कि हमारे पास वर्क डन है। लेकिन यही काम अगर यूं किया जाए कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से बॉडी कितना ही डिस्प्लेस हुई पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। अब पावर को इसके अलावा क्या कहा जाता है? इसके अलावा पावर को डिफाइन किया जाए तो यह भी कहा जाता है रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। कि कोई भी हमारे पास मशीन है वो किस रेट के ऊपर एनर्जी सप्लाई करती है, या द रेट एट विच एनी सिस्टम इज डेसिपेटिंग एनर्जी या यूटिलाइजिंग एनर्जी। क्योंकि जितना आपके पास इनपुट होगा उतना ही आपके पास आउटपुट होगा। तो रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड और एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, दोनों चीजें सेम हैं, और ये भी बच्चे क्या कहलाएगा? ये भी पावर कहलाएगा। पावर को अगर हम फाइंड करना चाहें तो किस तरह से फाइंड करते हैं? पावर को फाइंड करने के लिए हमारा जो सबसे बेसिक फार्मूला इसकी डेफिनेशन से आता है, और वो आता है वर्क डन ओवर टाइम। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। इसी तरह से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। यानी ये जो वर्क डन है ये एनर्जी की ही फॉर्म है, और कहीं पर ये फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल आएगी, और कहीं पर यह हमें नजर आएगा कि जैसे सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा तो हमारे फार्मूला के अंदर क्या आएगा? mg डेल्टा एच ओवर टी। और अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज है तो फार्मूला के अंदर क्या आएगा? हाफ टाइम m वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर ओवर टी। तो दोनों चीजें आ सकती हैं। और इवन अगर आप इसको कहना चाहो कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? हाफ m वी स्क्वायर डिवाइड बाय टी। तो ये पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वो फार्मूलाज जिसमें वर्क और एनर्जी इंवॉल्व हो रही होती है। पावर को इसके अलावा कहा जाता है कि पावर डॉट प्रोडक्ट है। ये हमारे स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है पॉइंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज पावर? पावर इज द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट किसका? इट इज द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो ये भी पावर के इक्वल है। और इसको जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा? पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। और ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा एफ वी कॉस थीटा के। और कॉस थीटा इसका मतलब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान कोई एंगल प्रेजेंट होगा, और हम यहां पर या तो रिजॉल्व करेंगे एफ को या हम रिजॉल्व कर रहे होंगे वी को। और अगर कॉस थीटा है तो कंपोनेंट वो इन्वॉल्व होगा जो दूसरे वेक्टर के अलोंग है, क्योंकि जब आप रिजॉल्व करोगे तो एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी। अब ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो इस फार्मूला से रिलेटेड होंगे वहां पर आप देखोगे कि आपको यह कहा जाएगा कि फोर्स वेलोसिटी के अलोंग है। अगर फोर्स वेलोसिटी के अलोंग है, मोशन की डायरेक्शन में है, दैट मींस आपका एंगल क्या है? 0 डिग्री। और एंगल अगर 0 डिग्री हो
तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो तब ये फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यानी कहीं पर फोर्स गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास पावर कैलकुलेट हो जाएगी। सैयद मुख्तार, मैंने वार्निंग दी थी, क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस करना है, अदरवाइज नो। रिसेंटली मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, आप लोग ने देखा होगा, और मुझे बताइएगा कितने बच्चों ने वो फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज का लेक्चर देखा है, जो मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर किया, जहां पर हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया। कितने बच्चों ने वो लेक्चर देखा? अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है तो आपने उस लेक्चर में देखा कि स्टूडेंट्स की आवाज कोई आ रही हो। जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो क्या स्टूडेंट्स की कोई आवाज आ रही थी? स्टूडेंट क्या मेरे पढ़ाने के दौरान, मेरे क्वेश्चंस के दौरान बोल रहे थे? वो एक फिजिकल क्लास है जहां पर ऑलमोस्ट कोई 150 स्टूडेंट्स थे। तो आप एक चीज को देखें, डिसिप्लिन मैटर करता है। मतलब मैंने वहां पर टोटल ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के अंदर वो एमसीक्यूज डिस्कस किया, हर एक को एक्सप्लेन किया, मल्टीपल ऑप्शंस को देखा और फिर किया। और आप लोग जब लाइव क्लास में होते हो, आप लोग किसी भी बात को नहीं मानते हो। आप लोग चीजों का ना फॉर ग्रेटन ग्रेटन लेते हो कि बस ठीक है, करवा रहे हैं तो हमें क्या। तो चीजों को फॉर ग्रांटेड ना लें, जो कहा जाए उसको मना करें। अगर हम आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को इतनी एफर्ट करनी है कि आप लोगों ने बात माननी है, तभी आप लोगों को फायदा भी होगा उस चीज का। अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पावर फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और ये फार्मूला हम तब यूज कर रहे होते हैं जब फोर्स और वेलोसिटी के इन बिटवीन हमारे पास एंगल कितना होगा, वो 0 के इक्वल होगा। अब यहां पर यह बात का ख्याल रखना कि जब हमारे पास कहीं पर एवरेज पावर को कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो एवरेज पावर के केस में हमारे पास फोर्स जो होगी वो भी एवरेज कंसीडर होगी, और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी। एक और चीज याद रखिएगा कि हमारे पास कई दफा इस पावर के फार्मूला के अंदर जो फोर्स है वो नेट फोर्स यूज करनी पड़ेगी, और उस नेट फोर्स के साथ आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे। नेट फोर्स का मतलब क्या है? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो कुछ इस किस्म के मिलते हैं कि लेट से हमारे पास एक कार है जो मूव कर रही है रोड के ऊपर, और वो कार मूव करने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रही है लेट से एफ, और वो कहेगा कि गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रही, गाड़ी एक्सेलेरेट कर रही है। तो यहां पर रोड और टायर्स के दरमियान हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज एफ, या ड्रैग फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज एफ। साथ वो ये कह देता है कि गाड़ी की जो वेलोसिटी अचीव हुई, दैट वेलोसिटी इज वी। तो फाइंड करें कि हमारे पास पावर की वैल्यू क्या है। तो इस केस में जब आपके पास एक से ज्यादा फोर्सेस गिवन है और हमें नजर आ रहा है कि उन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो तब आप पावर में जो नेट फोर्स है उसको क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का डिफरेंस, और इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई किससे करोगे, वी से। तो आपके पास पावर कैलकुलेट हो जाएगी। तो कई दफा आपको डायरेक्ट पावर गिवन होगी, फोर्स गिवन होगी, मल्टीप्लाई वेलोसिटी से पावर आ जाएगा। और कई दफा आपको एक से ज्यादा फोर्सेस गिवन होंगी और आपको उनके डिफरेंस या उनके सम, डिपेंड करेगा कि फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, वहां से नेट फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर एक और चीज याद रखें कि यह भी हो सकता है कि हमें जो एग्जामिनर डाटा दे वो डायरेक्ट वेलोसिटी का ना दे। अगर एग्जामिनर डायरेक्ट वेलोसिटी का डाटा ना दे तो कई दफा आप डिस्प्लेसमेंट के चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम से भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। इवन जो आपके पास फोर्स है वो भी लाजिम नहीं है कि फोर्स गिवन डायरेक्ट हो। आपको मैस दे दिया जाए, एक्सेलेरेशन दे दी जाए, या डाटा ऐसा दिया जाए जिससे एक्सेलेरेशन फाइंड हो सकती हो,
तो आप फिर भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तब क्या करोगे, तब ये फार्मूला चेंज होकर बन जाएगा F इज इक्वल टू MA डेल्टा D ओवर T। तब इस फार्मूला से आप कैलकुलेट करोगे। तो फार्मूला की वेरिएशन को देखा करें कि किस किस तरह से वो फार्मूला वेरी करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर्कुलर मोशन में पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो फोर्स का जो एनालॉग है वो टॉर्क है और वेलोसिटी का जो एनालॉग है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो सर्कुलर मोशन में पावर का फार्मूला टॉर्क इंटू ओमेगा आएगा। सर्कुलर मोशन के अंदर जो पावर का फार्मूला फाइंड करना हो वो टॉर्क इंटू ओमेगा आएगा। और ये ख्याल रखिएगा कि टॉर्क सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होती। तो जब भी टॉर्क और ओमेगा इस फॉर्म में पावर को कैलकुलेट किया जाए तो ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू 0 होती है। और ये पावर किस पर्पस के लिए है? ये पावर बेसिकली चीजों को मूव करने के लिए है इन एंगुलर पाथ। किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी को मूव करना है तो वहां कितनी पावर रिक्वायर्ड है। जैसे इंजन के अंदर पावर हॉर्स पावर मेजर की जाती है, उस पावर का पर्पस क्या होता है कि इंजन के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जो टायर्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसके लिए कितनी पावर आपको रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट, पावर के कुछ और फार्मूलाज भी जो हम जाकर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और वो फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट है कि पावर इज इक्वल टू VI, और इसके अलावा पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और इसके अलावा पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये जो लास्ट मैंने 2 फार्मूलाज लिखे, ये दोनों फार्मूलाज बेसिकली यूज होते हैं जब आपने पावर डेसिपेशन को, पावर लॉसेस को कैलकुलेट करना हो। ये हम पढ़ेंगे जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बस इतना बता देता हूं ताकि वहां तक याद रहे कि I स्क्वायर R हम प्रेफर करते हैं सीरीज में क्योंकि करंट सेम रहता है, और V स्क्वायर ओवर R हम प्रेफर करते हैं किस में, पैरेलल में, क्योंकि वहां पर सेम क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो मैंने आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए बताए। जी हुसैन और अजहर, आरिफा, जल्दी से पूछें। पावर के फार्मूलाज के बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर पावर का कैसे होगी बच्चे, जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, किसी भी तरह की टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो वहां टॉर्क 0। ये उसी तरह से है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर गिवन डाटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है तो ये पहला फार्मूला, जहां वर्क ओवर टाइम है वहां पर एनर्जी ओवर टाइम लिख दो। यहां पढ़ेंगे जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पावर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हमने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है, कई दफा बता चुका हूं। नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। अगर एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेज लगेंगी, अगर उनकी डायरेक्शन सेम ऐड करेंगे और डायरेक्शन ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब टॉपिक कंप्लीट हो फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। आप लोगों ने जो बोलना है, ये कई चीजें वो हैं जो आगे जाके पढ़नी है, और ये क्वेश्चन थोड़ी हैं आपके, और जो चीज आपकी मिस हो जाती है उसको दोबारा सुना करें, आपको आइडिया हो जाएगा और चीज रिवाइज भी हो जाएगी। पावर का SI यूनिट क्या होता है? पावर का जो SI यूनिट है दैट इज वॉट, और वॉट किसके इक्वल है, जूल पर सेकंड के। वॉट बचे क्या आपके पास, जूल पर सेकंड। और इसके अलावा आप जूल को रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो न्यूटन मीटर से, तो ये आपके पास आएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। फिर जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मैं हमेशा उसके SI बेस यूनिट की बात भी करता हूं। तो यहां भी हम बात करेंगे कि पावर का SI बेस यूनिट क्या होगा। तो बेस यूनिट मींस किलोग्राम मीटर की फॉर्म में,
तो वो आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और इस बेस यूनिट को याद रखिएगा, सेकंड ईयर में जाकर रेजिस्टेंस के, पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट फाइंड करने के लिए आपको पावर का ये एसआई बेस यूनिट हेल्प करेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। फ्रिक्शन का फार्मूला मैंने कल के लेक्चर में बताया था। पावर का इसके अलावा जो कमर्शियल यूनिट यूज होता है, पावर का कमर्शियल यूनिट क्या है? पावर का कमर्शियल यूनिट हॉर्स पावर है। तो कमर्शियल यूनिट का भी क्वेश्चन पूछा जाए या प्रैक्टिकल यूनिट पूछा जाए, दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो कमर्शियल यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट पावर का दैट इज हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एचपी से। और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल है? 1 हॉर्स पावर इक्वल है 746 वॉट के। और अगर आपको किलोवाट में रिक्वायर्ड है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है हॉर्स पावर की वॉट के अंदर और किलोवाट के अंदर। जो किलोवाट आर है वो एनर्जी का यूनिट होता है, वो पावर का यूनिट नहीं होता। उसकी बात हमने अभी करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पावर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका तो यह कि आपके पास एनर्जी का और टाइम का ग्राफ हो, या फिर वर्क और टाइम का ग्राफ गिवन हो, तो आप उस ग्राफ की स्लोप से पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका ग्राफ वर्क और टाइम का है या एनर्जी और टाइम का है, तो हमारे पास उस ग्राफ की स्लोप से हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? जब आप इस ग्राफ की स्लोप की बात करोगे तो स्लोप हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर वर्क है, बेस टाइम है, तो वर्क ओवर टाइम किसके इक्वल है? पावर के। और स्लोप के बारे में याद रखिएगा कि स्लोप हमारे पास tan थीटा के इक्वल भी होता है। तो स्लोप tan थीटा और tan थीटा किसके इक्वल है? वर्क ओवर टाइम के। और ये हमारे पास पावर के इक्वल है। इसके अलावा हम किस तरह से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके अलावा पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपको एग्जामिनर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ दे तो यहां से भी आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। और याद रखिएगा इस केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा उसका एरिया हमें वैल्यू देगा पावर की। रीजन, क्योंकि जब फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस मल्टीप्लाई होंगे और ये ग्राफ का क्या होगा? एरिया होगा। और लाजिम नहीं है कि ग्राफ की शेप यही हो। इवन अगर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी दोनों प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ग्राफ हमारे पास कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, तो तब भी उस ग्राफ के नीचे जो आपके पास एरिया आएगा वो पावर के इक्वल आएगा और वो हाफ टाइम एफ इंटू वी होगा। और कल मैंने आपको बताया था, कल या परसों, ये हाफ क्यों आता है? ये एवरेज की वजह से आता है। लेकिन ये किसके इक्वल है? ये भी पावर के इक्वल है। इसी तरह से जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो सेकेंड ईयर में आप वोल्टेज और करंट के ग्राफ को डिस्कस करते हो ओहम्स लॉ के अंदर। वोल्टेज और करंट का ग्राफ, उसकी स्लोप हमें रेजिस्टेंस देती है। उसकी स्लोप हमें क्या देती है? रेजिस्टेंस देती है। तो याद रखिएगा कि उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन, और वहां पर भी अगर आप कैलकुलेट करते हो किसको? एरिया को, तो वो एरिया हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा किसके? पावर के। क्यों? यहां पर जो एरिया आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वो हाफ टाइम वी आई के इक्वल आएगा। तो यहां से भी पावर कैलकुलेट हो सकती है। और इवन आपके पास अगर टॉर्क और ओमेगा के दरमियान ग्राफ हो, टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो भी ग्राफ की शेप है वहां पर भी ग्राफ का जो एरिया आपके पास है दैट एरिया इज इक्वल टू पावर। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बताए हैं, ग्राफ की शेप कोई भी हो सकती है। तो याद रखिएगा कि वर्क और टाइम के ग्राफ की स्लोप आपको पावर देगी। और उसके अलावा चाहे ग्राफ फोर्स वेलोसिटी का है, टॉर्क ओमेगा का है, वोल्टेज करंट का है, इन केसेस में जो ग्राफ का एरिया होगा वो हमें पावर की वैल्यू देगा। वर्क और टाइम का एरिया किसके इक्वल होगा? जूल सेकंड, उसका यूनिट होगा। तो जूल सेकंड रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम के अलावा ये एनर्जी डेंसिटी को शो करता है।
तो क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे जाएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एज सच कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन पावर से रिलेटेड नहीं होते, अगर आपको फार्मूलाज के बारे में पता है कि फार्मूलाज में कौन कौन सा जो वेरिएबल है वो यूज हो रहा है। लास्ट बात हम यहां पर करेंगे किलो वॉट आर की, और जो फार्मूलाज बताए हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। जिनमें डाउट हुआ जब मैं उनकी अपलोड करूंगा एक्सप्लेनेशन तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप वहां पर क्या गलती कर रहे थे। एफ वी की स्लोप क्या फाइंड कर लो बच्चे, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जो चीज नहीं पता उसको सॉल्व कर लें। वोल्टेज करंट वाला समझ नहीं आया सर, कैन यू प्लीज रिपीट दैट पॉइंट। बच्चे वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, ओहम्स लॉ। तो वहां पर भी अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई होंगे, वोल्टेज और करंट जब मल्टीप्लाई होंगे वो पावर होती है। हमने ये ट्राइंगल वाले ग्राफ को फोर्थ टाइम में डिस्कस क्यों नहीं किया, क्या मतलब? द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी द बॉडी वर्सेस वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है, स्माइलिंग फेस ग्राफ होगा। हाउ वोल्टेज करंट ग्राफ इज पावर, वोल्टेज और करंट के अंदर आप एरिया फाइंड करो, एरिया परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करने से आता है। जब परपेंडिकुलर और बेस मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज टाइम्स करंट पावर होती है, तो पावर के प्रोपोर्शनल है। पावर रेटिंग और पावर डेसिपेशन में डिफरेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, हौसला रखें। फिर वही काम आप लोग शुरू कर देते हैं, कोई हैंड रेज नहीं, कोई चीज नहीं, बस बोलते जाएं बोलते जाएं। एफ डी कहना था, एफ डी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, उसका एरिया वर्क होता है। ग्राफ की शेप डिपेंड करती हैं उन दो क्वांटिटीज की पे ऊपर कि वो किस तरह से वेरी कर रही होती हैं। मैंने आपको कहा था टॉपिक कंप्लीट होने दें, फिर जो सवाल हो पूछिएगा। अभी सर्कुलर मोशन करवाऊंगा, इसके बाद चैट को क्लोज करके करवाऊंगा। आप लोग मतलब मैंने नहीं समझा कि आप लोग कहते हैं कुछ सीख पाए कि जो बात आपको कही जाए, तो मतलब मेरी तरफ से तो सॉरी आप लोग कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ और मेरा समझाना आप लोगों के लिए कोई फायदा मंद नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि काउंसलिंग सेशन रखने का भी फायदा होगा, क्योंकि काउंसलिंग सेशन उसके लिए रखा जाता है जो बात को सुनता है, बात को मानता है। मतलब जो बार बार एक ही गलती को रिपीट करेगा एक ही क्लास के अंदर, उसको फायदा काउंसलिंग सेशन का नहीं है। फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी इन केस ऑफ पावर। अगर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो फोर्स और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होंगी। और कोई मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं दे रहा किसी भी एमसीक्यू की, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं मिल रही आप लोगों को, सॉरी। आप लोग बात नहीं मानते हो तो आप लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज हम करेंगे भी नहीं, जो चल रहा है बस वही चलता रहेगा। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर के बारे में हम पढ़ते हैं कि किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अलावा आप लोग जानते हो कि किलोवाट आवर बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके घरों के बाहर जो इलेक्ट्रिकल मीटर्स लगे हुए हैं, चाहे वो डिजिटल हैं या फिर एनालॉग हैं, उन डिजिटल मीटर्स के अंदर जहां पर आपके पास रीडिंग चल रही होती है उसके साथ ये लिखा होता है kWh। तो बेसिकली जो आपके यूनिट्स हैं वो किलोवाट आवर में मेजर होते हैं, और वजह हम जो एक यूनिट कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बेसिकली वो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर एनर्जी होती है। तो कमर्शियल यूनिट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, और 1 यूनिट हमारे पास 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। मैट्रिक लेवल के ऊपर आप ये बात पढ़ते थे कि हम किस तरह से एनर्जी को किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं। उसका फार्मूला मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि जब भी आपने एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा किलोवाट आवर में, एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो तरीकाकार ये होता है कि आप पावर लेते हो वॉट में, मल्टीप्लाई करते हो टाइम, और टाइम होता है आपका आवर में, और डिवाइड कैसे कर देते हो 1000 से। वजह बड़ी सिंपल सी है कि अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करने से एनर्जी आती है।
अगर पावर का यूनिट वॉट हो, टाइम का आवर, तो ये यूनिट तो बनेगा वॉट आवर। आपको किलो चाहिए, आप किससे डिवाइड कर दोगे? 1000 से। जब वॉट आवर को 1000 से डिवाइड करोगे, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? किलो वॉट आवर। तो यहां भी हमने यही किया कि पावर को वॉट में लिया, टाइम को आवर में लिया, वॉट आवर आ गया, जब 1000 से डिवाइड किया तो वो किलो वॉट आवर में आ गया। तो ये पावर का यूनिट आपके एनर्जी का फार्मूला है जब भी आपने पावर को कैलकुलेट करना होगा, किसमें? किलो वॉट आवर में। फिर किलो वॉट आवर और आपके पास जाउल की कन्वर्जन भी है जो आप लोगों ने याद रखनी होती है, और वो आपके पास है कि 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। मेगा मीन्स 10⁻⁶। तो ये कन्वर्जन आप याद रखोगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि कैसे प्रूफ हुआ, आप वैल्यूज से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जाउल। तो आप अगर आंसर फार्मूला का ऊपर फाइंड करते हो किलो वॉट आवर में, तो जाउल में कन्वर्ट करना चाहो तो 3.6 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जाउल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं कुछ तो सिंपल हैं कि किलो वॉट आवर किसका यूनिट है, किलो वॉट आवर कितने जाउल के इक्वल है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी एनर्जी की कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपके घरों में कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, लेट से मैं आपको कहता हूं कि आपके घर के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रिक फैंस इंस्टॉल हैं। जो 5 इलेक्ट्रिक फैंस इंस्टॉल हैं, उन इलेक्ट्रिक फैंस के बारे में इंफॉर्मेशन ये कि हर एक की जो पावर है वो 100 वॉट है। 5 इलेक्ट्रिक फैंस और 100 वॉट हर एक की पावर है। इसके अलावा आपके घर में लाइट बल्ब है, उन लाइट बल्ब के बारे में ये कहा गया कि लेट से 10 लाइट बल्ब इंस्टॉल हैं, और हर जो लाइट बल्ब है वो कितनी पावर का है? ईच ऑफ 20 वॉट। ये फैन और ये लाइट बल्ब डेली आप यूज करते हो कितने आवर्स के लिए? फॉर 12 आवर्स। फाइंड करो कि आप कितनी एनर्जी को कंज्यूम करोगे इन किलो वॉट आवर, कितने टाइम के लिए? फॉर 1 मंथ। और जब भी किसी क्वेश्चन में 1 मंथ की बात हो रही है तो 1 मंथ का मतलब होता है कि आपने 30 डेज के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन को करना है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को कि 5 पंखे हर एक की पावर 100 वॉट, 10 लाइट बल्ब हर एक की पावर 20 वॉट, अगर डेली ये 12 घंटों के लिए चलें तो कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेंगे 1 मंथ में? और 1 मंथ का मतलब होगा 30 डेज। याकूब सानी परसों वाला लेक्चर देखो एनर्जी का, तो परसों वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको यूनिट्स की कन्वर्जन बताई हुई है। जब इसके हैंडआउट्स मिलेंगे तो फिर वहां पर भी देख लीजिएगा। सबसे पहले तो काम आप लोगों को यह करना चाहिए कि आप लोग टोटल पावर को फाइंड करें। अगर आपके पास 100 वॉट के 5 पंखे हैं तो फैंस की जो टोटल पावर है वो 500 वॉट है। अगर 20 वॉट के 10 आपके बल्ब्स हैं तो इसकी जो पावर आपके पास है वो कितनी है? वो 200 वॉट है। फिर इसके अलावा टाइम को कैलकुलेट करें कि आपके पास डेली 12 घंटों के लिए और 30 डेज के लिए, तो 30 इंटू 12 इंटू 3 क्या होता है? 36। तो 360 आवर्स के लिए ये चीजें चली। आपने एनर्जी फाइंड करनी है किलो वॉट आवर में, पावर होना चाहिए वॉट में, टाइम होना चाहिए आवर में, और डिवाइड किसे कर दोगे? 1000 से। अब पावर वॉट में कितनी है? इन दोनों का सम 500 प्लस 200। और उसके बाद टाइम की बात करें, टाइम कितना है आपके पास? 360, और डिवाइड किसे कर दोगे आप? 1000 से। अब 500 प्लस 200 ये 700 आ गया, तो 700 मल्टीप्लाई 360 से, और डिवाइड किसे हो गया? 1000 से। ये तीनों जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बस आपको करना यह है कि 36 को मल्टीप्लाई किसे करना है? 7 से। अब 36 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तरीका कार क्या है? पहले 30 को 7 से मल्टीप्लाई करो,
जब 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 210 आएगा, और फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा 42। तो आपका आंसर क्या है 252 किलो वाट आर। और अगर वो आपसे पूछता यूनिट्स तो ये 252 यूनिट्स थे कि 252 यूनिट्स आपने कंज्यूम किए एक मंथ में इन दो अप्लायंसेस की वजह से। और इवन अगर आपको एग्जामिनर ये कह दे कि जो 1 यूनिट है, जो 1 यूनिट है वो बेसिकली आपके पास कितने रुपीस का, 1 यूनिट आपके पास 20 रुपीस का, तो फाइंड करें कि आपका टोटल बिल कितना है इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वजह से। तो आप क्या करोगे, आप टोटल बिल फाइंड करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनको एक यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितने आए 252 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये आपके पास टोटल जो कॉस्ट इसकी है वो कैलकुलेट हो जाएगी, बिल्कुल 5040। तो ये किलोवाट आर और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखना है। और कभी भी ये नहीं कहना कि किलोवाट आर पावर का यूनिट है। अगर अकेला किलोवाट होता किलोवाट तो फिर वो होता पावर का। अगर पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो आर है, मिनट है, सेकंड है, वो आपके पास यूनिट किसका बनेगा, एनर्जी का। तो ये बच्चे आपका जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे। जी गुलाब खान, क्या पूछना है? वॉट वाला क्या रिपीट करूं? एग्जैक्टली बताएं वॉट वाला क्या। निहाल रियाज क्या पूछना है आपने? शायान क्या पूछना है? इरफान, 1 बाय 1 पूछें। ये बच्चे जो दूसरे को कह रहे होते हैं ना स्टॉप टॉकिंग, ना लिखें, ये उसी तरह से है जैसे बच्चे जो लोग दीवार पे लिख रहे होते हैं कि यहां पर लिखना मना है और खुद वो लिख रहे होते हैं। जब भी बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो बच्चे याद रखें मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे को बड़े में करना हो तो डिवाइड करते हैं। जैसे किलोमीटर, आसान एग्जांपल देता हूं, 1000 मीटर, तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया 1 को तो आपके पास 1000 मीटर आ गया। रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे पंजाब की बुक में एक टेबल वाला क्वेश्चन है, आप टेबल के मुताबिक लोगे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए टेबल से हाइट ली जाएगी, ग्राउंड के मुताबिक लोगे तो ग्राउंड से हाइट ली जाएगी। सलमान मोहसिन, नींद में हो या जाग रहे हो? हम अभी पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, और सीरीज और पैरेलल हमने पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मैंने पहले ऊपर आपको आप थे या कोई और थे समझाया था कि पावर डेसिपेशन और पावर रेटिंग ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। अगर जल्दी है तो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स नहीं करना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कैसे फाइंड करते हैं, कल का लेक्चर देखिएगा। मैंने नॉर्मल रिएक्शन वाले टॉपिक के साथ बताया था कि फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है। नमाज की ब्रेक फिजिक्स की क्लास के बाद होगी, नमाज पढ़िएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। वाई स्केलर वर्क इज जीरो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे कि स्केलर वर्क इज जीरो। वर्क नेगेटिव क्यों होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल की वजह से। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वर्क नेगेटिव क्यों है,
हालांकि वर्क स्केलर है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल, फोर्स अगर अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वर्क पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट वर्क नेगेटिव। 547 हम 6 बजे क्लास, 6 बजे कह रहा हूं सॉरी, 550 पे क्लास को रिज्यूम करेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, 547 है, हम 6 बजे क्लास को रिज्यूम करें, बल्कि 6 बजे लेट होगा, बस ठीक है 550 पे स्टार्ट करते हैं। इसके वेलोसिटी नहीं करना, ना उसका टेबल करना। जी हुसैन क्या पूछना है आपने? ललूनू आबिद आप भी पूछे, क्या पूछना है? जो टेबल याद करना होगा बताऊंगा। अभी ब्रेक है बच्चे, ब्रेक पे जाएं, बल्कि मैं इसको क्लोज करता हूं, इस स्ट्रीम को दोबारा से स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, वो बात बच्चे की ठीक है। एवरेज पावर में एवरेज फोर्स लेते हैं, फिर वापस आते हैं और उसमें चैट आपकी बंद होगी। बच्चे आपको मैं कह तो रहा हूं ब्रेक, फिर आप वही काम करते रहे हो। अगर एलएमएस में क्वेश्चन टेबल से आए तो उसको इग्नोर करें, आपने टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं करना। इफ पावर इज 1 kWh, भाई पावर kWh में नहीं होती, देन 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। क्या मतलब पावर किलोवाट में कैसे? इफ पावर इज 1 kWh। मामा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्लियर हो फिर पूछें। दाऊद नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे ही होते हैं, बेहतर है कि फार्मूलाज को रिवाइज करके जाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाएं। प्रीवियस से रिलेटेड अगर पूछना हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर दे दूं। वो शायद आपने लेट ज्वाइन किया, वो ऑफर तो वैसे खत्म हो गई, कि मैंने पहले सोचा था कि मैं आप लोगों को जो प्रीवियस जो यूनिट है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करके दूं, लेकिन अब मैं वो नहीं कर रहा। एवरेज फोर्स कैसे लेते हैं? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, मिनिमम 0, मैक्सिमम F डिवाइड बाय 2, F/2 आएगा। लेकिन ये एक सिंपल फार्मूला है, वो डिपेंड कर रहा होता है क्वेश्चन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आप एवरेज फोर्स को फाइंड करते हो। कई दफा एवरेज फोर्स के लिए आप एवरेज एक्सेलरेशन को यूज करते हो, F इज इक्वल टू ma। 1 kWh 1 यूनिट कंज्यूम होता, 1 यूनिट के इक्वल है, ये कन्वेंशन है, क्योंकि kWh इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, तो 1 kWh एनर्जी यूज हुई, दैट मीन्स आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। एक यू के लिए पूरा सिलेबस कवर करके जाएं एफएससी का, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें कवर कर सकें तो वो भी करें। फार्मूला शीट के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स की मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें। बिल्कुल 18 वालों का यूनिट 1 होगा एंड में, उनके लिए रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, अगर वो रिकॉर्डेड देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग एलएमएस पे अवेलेबल है। अभी मैंने एवरेज फोर्स का आंसर दिया ऊपर कि एवरेज फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। कुछ लोग नहीं, सारे लोग ऐसे हैं बच्चे। अभी मैं कितनी दफा कह चुका हूं ब्रेक है, फिर भी कोई बच्चा बात नहीं सुन रहा। टाइम हो गया शयान, तो बच्चे मैं गया कब था? मैं 6 PM पे दोबारा से स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा और नई स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा ताकि नेक्स्ट यूनिट आपके पास नेक्स्ट अलहदा से स्टार्ट हो, और ये 10 मिनट आपको मैं जो दे रहा हूं नमाज की ब्रेक दे रहा हूं, नमाज पढ़ लें।